हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। मैं आप सभी का अपने चैनल हिंदी क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो आप सभी को पता है, मैंने आप सभी के लिए हिंदी साहित्य का महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट चला रखा है। 75 क्वेश्चन करेंगे, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और क्लास को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें। और क्लास पसंद आए तो क्लास को लाइक करें, शेयर करें, ठीक है। और ज्यादा से ज्यादा कमेंट करें और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें। और पीडीएफ आपको पता है टेलीग्राम चैनल पर मिल जाता है, तो उसको भी ज्वाइन करना आप ना भूले। और ठीक है, जो हिंदी साहित्य है इसकी थ्योरी क्लासेस स्टार्ट करने जा रही हूँ बेहतरीन नोट्स के जरिए। अगर आप चाहते हैं मैं आपको थ्योरी क्लास पढ़ाऊं आपके पेपर के अकॉर्डिंग, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में यस जरूर लिख देना, ठीक है। फिर मैं आपको करवा दूंगी। और केवीएस एनवीएस, ठीक है, एएमआरएस और एचटेट के लिए एक ही क्लास रहेगी वो, तो सभी बच्चे उस क्लास में जरूर से जरूर जुड़े। और आप सभी के लिए जो वर्णात्मक क्वेश्चन है वो भी आपको मिलेंगे उसमें, और वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन है वो भी आपको मिलेंगे। और साथ में आपने जो पीवाईक्यू की ये सीरीज है, प्रैक्टिस सेट है, ये भी चलते रहेंगे। वो क्लास आपको हर रोज मिल जाएगी, जिससे आपका सिलेबस जल्दी कवर हो जाएगा। और ये भाई एक दिन छोड़ के एक दिन आपको क्लास मिल जाएगी। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, जिस भी बच्चे ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, ठीक है। क्लास स्टार्ट करते हैं। भक्ति काल की पूर्व पीठिका सिद्ध जैन नाथ साहित्य, इनसे हम क्वेश्चन आंसर देखते हैं। पुष्पदंत किस शताब्दी के कवि है। जो पुष्पदंत है वो किस शताब्दी के भी कवि हैं। तो 8वीं शताब्दी, 7वीं शताब्दी, 10वीं शताब्दी या 11वीं शताब्दी। तो पुष्पदंत भाई 10वीं शताब्दी के कवि हैं। सी आंसर बिल्कुल सही है। व्याख्या में देख लेते हैं। पुष्पदत्त या का आविर्भाव 1972 ईस्वी में हुआ, यानी 10वीं शताब्दी में हुआ था। पुष्पदंत अपभ्रंश के महाकवि हैं। पुष्पदंत को हिंदी का भवभूति कहा जाता है। क्या कहा जाता है भाई? भवभूति कहा जाता है पुष्पदंत को हिंदी का। शिव सिंह सेंगर ने पुण्य कवि को भाखा का जड़ कहा है, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। ये पुंड आएगा यहाँ से। पुष्पदंत की 3 रचनाएं प्रकाश में आ चुकी है। एक महापुराण, जिसमें कुल 102 संधियां है। जस हरचरित्र, यह काव्य 4 संधियों में पूरा हुआ, और इसमें नामानुसार यशोधरा का जीवन चरित्र और उनके जन्म जन्मांतरों का वर्णन है। नय कुमार चरियो, इसमें इस काव्य में 9 संधियां हैं, ठीक है। ये आपको याद रखना। इसको नाग कुमार चरियो भी कहा जाता है, इस कविता को, इस रचना को, सॉरी। नोट: पुष्पदंत ने स्वयं को अभिमान मेरु कहा, काव्य रत्नाकर कहा, कवि कुल तिलक कहा, ठीक है। अपने आप को इन उपाधियों से इन्होंने विभूषित किया है। आपको ध्यान रखना, अभिमान मेरु, काव्य रत्नाकर और काव्य कुल तिलक। दोहा कोश किसकी रचना है। जो दोहा कोश है ये किसकी रचना रहेगी। तो किसकी रचना है? विद्याधर, सरप्पा, पुष्पदंत या सबरपा की। तो दोहा कोश भाई सबरपा की रचना रहेगी। बी आंसर अपना बिल्कुल सही है भाई। ठीक है, व्याख्या में देखते हैं। दोहा कोश सरप्पा जो 8वीं शताब्दी के कवि तथा हिंदी के प्रथम कवि की रचना है। सरप्पा हिंदी के साथ साथ सिद्धों में भी प्रथम कवि है। सबरपा की प्रमुख रचनाएं चर्यापद है। यह एक प्रकार का गीत है जो सामान्यतः अनुष्ठानों के समय गाया जाता है। चर्यापद संध्या भाषा के दृष्टकूट में लिखी गई है भाई। नोट में देख लेते हैं। महामहोपाध्याय हर प्रसाद शास्त्री के बोध गान और दोहा में सरप्पा और कृष्णाचार्य का दोहा संग्रहित है, ठीक है। याद रखना है, हर प्रसाद शास्त्री जी की रचना बोध गानो दोहा, और इसमें क्या है, क्या संग्रहित है? सरप्पा और कृष्णाचार्य का दोहा। इसे प्राचीन बांग्ला भी कहा गया है। दोहा कोश में तिलोपा, सरप्पा, कन्नप्पा के दोहों को संग्रहित किया गया है, जिसका संपादन डॉक्टर प्रबोध चंद्र बागची ने किया है। अगला क्वेश्चन है, हरि रस पिया जानिए जे कबू न जाए खुमार, मेमता घूमत फिरे नाही तन की शार। तो इन काव्य पंक्तियों के रचयिता कौन है? क्या भी? हरि रस पिया जानिए जे कबू न जाए खुमार, मेमता घूमत फिरे नाही तन की सार। तो कौन है? सूरदास है, कबीरदास है, रसखान है, नंददास है। तो इस पंक्ति के रचनाकार रहेंगे कबीरदास। बी आंसर अपना बिल्कुल सही है। व्याख्या में देख लेते हैं। हरि रस पिया तन की सार, ये कबीरदास जी की पंक्तियां हैं। घूरे भरे अति शोभित श्याम जू, वैसी बनी सिर सिर सुंदर चोटी, ये रसखान की पंक्ति है। नव मरकत मणि श्याम कनक,
मणिगम ब्रजबाला, वृंदावन को रिजी मनहो परिहाई माला, ये नंदास की है। मेरे नैन विरह की वेल बई, सींचत नैन नीर के सजनी, मूल पतार गई, ये सूरदास की रहेगी पंक्ति। साहित्य लहरी के रचनाकार कौन है? तो सूरदास जी रहेंगे। भी आंसर अपने बिल्कुल सही है। व्याख्या में देखते हैं, कृष्ण भक्ति शाखा के प्रमुख अष्टछापी कवि सूरदास, जिनका जन्म 1478 में हुआ और मृत्यु 1583 में। इनकी 3 रचनाएं पाई गई है, जो देख लेते हैं। रचनाएं हैं और उनका विषय भी साथ में दे रखा है। सूरसागर भागवत महापुराण के 10वें स्कंद का उपजीवी है। सूर सारावली की रचना संसार को होली का रूपक मानकर की गई है। साहित्य लहरी जो 1550 में प्रकाशित, साहित्य लहरी में अलंकार और नायिका भेदों के उदाहरण प्रस्तुत करने वाले 118 दृष्टिकूट पद है। अष्टछाप की स्थापना किसने की भाई? तो विठल नाथ ने की 1565 ईस्वी में। मैंने काफी बार आपको ये बताया है। व्याख्या में देख लेते हैं। अष्टछाप की स्थापना गोसाई विठल नाथ ने 1565 ईस्वी में किया। विठल नाथ वल्लभाचार्य के शिष्य। अष्टछाप 8 कवियों से मिलकर बना है। इसमें 4 शिष्य विठल नाथ के थे और 4 वल्लभाचार्य के शिष्य थे। और जो विठल नाथ और वल्लभाचार्य है, इनमें पिता पुत्र का रिलेशन है। कवि ठीक है, अष्टछाप के कवि दे रखे हैं। जीवन काल, जन्म स्थान और उनके गुरु। कुंभन दास 1468 में जन्म, जमुनावती उत्तर प्रदेश में, वल्लभाचार्य इनके गुरु थे। सूरदास 1478 में जन्म, सीही उत्तर प्रदेश में, वल्लभाचार्य इनके गुरु थे। परमानंद दास 1493 में जन्म, कन्नौज उत्तर प्रदेश में, वल्लभाचार्य इनके गुरु थे भाई। कृष्णदास 1496 तिलोतरा गुजरात में, वल्लभाचार्य इनके गुरु रहेंगे। गोविंद स्वामी 1505 ईस्वी में, आंतरी राजस्थान में, विठलनाथ इनके गुरु हैं। छीत स्वामी 1515 में, ठीक है, मथुरा उत्तर प्रदेश में, विठलनाथ इनके गुरु। चतुर्बुदास 1530 ईस्वी में, जमुनावती उत्तर प्रदेश में, विठलनाथ इनके गुरु रहेंगे। नंदास 1533 ईस्वी में, रामपुर उत्तर प्रदेश में, विठलनाथ इनके गुरु थे भाई। ठीक है, और जो चतुर्बुदास है और कुंभन दास है, ठीक है, ये भी पिता और पुत्र थे भाई। ठीक है, इनका रिलेशन भी पिता और पुत्र का था। आगे देखते हैं क्वेश्चन। गोस्वामी तुलसीदास की अंतिम रचना कौन सी है? अंतिम रचना पूछी है भाई। तो विनय पत्रिका, दोहावली, कवितावली, हनुमान बाहुक। तो हनुमान बाहुक भाई तुलसीदास की अंतिम रचना है। व्याख्या देख लेते हैं। हनुमान बाहुक तुलसीदास की अंतिम रचना मानी जाती है। ठीक है, जीवन के अंतिम समय जब तुलसीदास गोस्वामी जी के भुजाओं में असहनीय पीड़ा हो रही थी, तब उससे मुक्ति के लिए गोस्वामी जी ने इसकी रचना की थी। हनुमान बाहुक कवितावली या कवितावली में संग्रहित है। जो कवितावली है उसी में संग्रहित है हनुमान बाहुक, ध्यान रखना है। यह ब्रज भाषा में तथा कवित एवं छप्पे छंदों में रचित है। मृगावती किसकी रचना है? तो मृगावती उस्मान, कुतुबन, मंजन या जायसी। तो मेरी मृगावती कुतुबन की रचना रहेगी। बी आंसर बिल्कुल सही है। व्याख्या में रचना, रचनाकाल और रचनाकार हुए। मृगावती 1503 में प्रकाशित कुतुबन की रचना है। चित्रावली 1613 में प्रकाशित उस्मान की रचना रहेगी। मधुमालती 1545 में प्रकाशित मंजन की है। पद्मावत 1540 में प्रकाशित जायसी जी की रचना है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित काव्योक्ति तुलसी की किस रचना से है? श्रुति सम्मत, हरिभक्त, पंथ सजुत, व्रत विवेक। तो ये कौन सी रचना की पंक्ति है? तो ये रामचरितमानस, कवितावली, विनय पत्रिका या गीतावली। तो रामचरितमानस से पंक्तियां ली गई है। यह आंसर अपना बिल्कुल सही रहेगा। जितनी भी ऊपर रचनाएं दे रखी है भक्ति काल के सगुण काव्य धारा के प्रमुख कवि तुलसीदास जी द्वारा रचित है। इनका जन्म 1532 में हुआ और 1623 में इनकी मृत्यु हुई थी। पंक्ति और रचनाकार देख लेते हैं। रचना है। श्रुति सम्मत, हरिभक्त, पद सजुत, वृत्ति विवेक रामचरितमानस से ली गई है। गोरख जगाए जोगु, भक्ति भगाए लोगु, निगम नियोगत जो के लिए ही छरो सो है। ये कवितावली से है। जाके पिए न राम वेद ही, तजिए ताही कोटि बेरी सम, जदपि पर है परम सने। ये विनय पत्रिका से है। जो हो मातु मते में है वे हो। ये गीतावली से ली गई है। अगला क्वेश्चन है, चंडी चरित्र किसकी रचना है? तो किसकी है? गुरु गोविंद सिंह की ये रचना रहेगी। रचना और रचनाकार देख लेते हैं। चंडी चरित्र गुरु गोविंद सिंह की है। शिवा बावनी भूषण की है। छत्र प्रकाश लाल कवि क्या गोरेलाल की है। सुजान चरित्र सूदन की रहेगी।
आगे देखते हैं भी क्वेश्चन। सामाजिक सांस्कृतिक प्रवृत्तियां एवं विविध काव्य धारा, इनसे हम क्वेश्चन आंसर करेंगे। काव्य की रीति सीखी, सुख बिन सो देखी, सुनी बहुलोक की बातें, इस काव्योक्ति के कवि कौन है? अभी काव्य की रीति सीखी, सुख बिन सो देखी, सुनी बहु लोक की बातें, इस काव्योक्ति के कवि कौन है? केशवदास, मतीराम, पद्माकर या भिखारी? तो भिखारी दास रहेंगे। डी आंसर अपना बिल्कुल सही है। काव्य की रीति ये भिखारी दास की है भी, और काव्य निर्णय से पंक्तियां ली गई हैं। फागु की भीड़ अभिरन में गही, गोविंद ले गई भीतर गोरी, ये पद्माकर की पंक्तियां है। कुंदन को रंग फीको लगे, झलके आती अंगिन चारों गुराई, मतीराम की पंक्तियां रहेंगी। यद्यपि सुजती सुलक्षणी सुब्रन सरस्वृत, भूषण विनु न विराजी, कविता बनीता मिति, केशवदास की पंक्तियां हैं। देव कवि की रचना है, तो देव कवि की रचना काव्य निर्णय, रसराज, श्रृंगार निर्णय, भाव विलास। तो देव कवि की रचना है भाव विलास। ये आंसर अपना बिल्कुल सही रहेगा। व्याख्या रचना, व्याख्या में रचना दे रखी, रचना काल और रचनाकार है। भाव विलास 1679 में देव कवि इसके रचनाकार रहेंगे। काव्य निर्णय भिखारी दास का 1446 में प्रकाशन हुआ। रसराज मतीराम का है, 1633 और 43 के बीच प्रकाशन हुआ। श्रृंगार निर्णय भिखारी दास का 1750 में प्रकाशन हुआ था। अगला क्वेश्चन है, शब्द शक्ति के विषय में निम्नलिखित कथन किसका है? तो किसका? अविदा उत्तम काव्य है, मध्य लक्षणाहीन, अदम व्यंजना, रस विरस, उल्टी कहत नवीन। तो ये किसकी है पंक्तियां? काफी महत्वपूर्ण पंक्तियां, काफी बार पेपर में पूछी गई है। मैं जो आपको करवा रही हूँ काफी महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट है, तो प्लीज शुरू से लेके आखिरी तक क्लास जरूर से जरूर देखें और क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें भाई। तो केशवदास की, भिखारी दास की, देव कवि की, चिंतामणि की है। तो देव कवि की पंक्तियां रहेंगी। सी आंसर अपना बिल्कुल सही है। पंक्ति और पंक्तिकार अविदा उत्तम काव्य है, मध्य लक्षणाहीन, व्यंजना रस विलस, उल्टी कहत नवीन, देव कवि की है। आखिन मंदिबे के मिस आनी, अचानक पीठी उरोज लगावे, के कहू मुस्काए चित्ते अगराए, अनुपम अंग दिखावे, चिंतामणि की पंक्तियां हैं। आगे पंक्ति है, अदर मधुरता कठिनता, कुछ तिसंता त्योर, रस कवित परिपक्वता, जाने रसिक न और। तो ये भिखारी दास की पंक्ति रहेगी। यद्यपि सुजाति सुलक्षणी सुब्रत सरसवृत, भूषण विनु न विराजे, कविता वनिता में। केशवदास की पंक्तियां हैं। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा मतीराम का ग्रंथ नहीं है? मतीराम का ग्रंथ रसराज, ललित ललाम, छंदसार, लेकिन रस विलास नहीं है भाई। बी आंसर अपना सही रहेगा। फूल मंजरी, लक्षण श्रृंगार, साहित्यसार, रसराज, ललित ललाम, सतसई, अलंकार पंचाशिका, विरत कौमुदी आदि रचनाएं मतीराम की हैं। ठीक है। रस विलास, छंद विचार पिंगल, श्रृंगार मंजरी, कविकुल, कल्पतरु, केसन चरित्र, काव्य विवेक, काव्य प्रकाश, कविता विचार आदि चिंतामणि की रचनाएं हैं भाई। निम्नलिखित में से कौन रीति मुक्त कवि नहीं है? रीति मुक्त पूछा है। बोधा, ठाकुर, आलम या पद्माकर? तो पद्माकर नहीं है, बोधा, ठाकुर, आलम है भाई। व्याख्या में देखते हैं, बोधा ठाकुर, घनानंद, द्विजदेव, शेख आलम आदि रीतिकाल के रीति मुक्त काव्यधारा के कवि हैं। ठीक है। केशवदास सेनापति, जसवंत सिंह, मतीराम, देव, भिखारीदास, पद्माकर आदि रीतिकाल के रीतिबद्ध काव्यधारा के कवि है, जबकि बिहारी रीतिकाल के रीति सिद्ध काव्यधारा के कवि है। आगे है, आधुनिकता अवधारणा और उसके उदय की पृष्ठभूमि, हिंदी पुनर्जागरण और भारतेंदु महावीर प्रसाद द्विवेदी युग, छायावाद युग से क्वेश्चन आंसर हम करेंगे। जो बसे जात दूरी दूरी, प्रिय प्राण मूरी, त्यो तो धसे जात मन मुकुरे हमारे में। भरमर गीत प्रसंग से संबंधित उपयुक्त पंक्तियां किसकी हैं? तो धनदास के, सूरदास के, सत्यनारायण कवि रत्न की है, जगन्नाथ की। तो जगन्नाथ दास रत्नाकर की पंक्तियां रहेंगी भाई। आगे देखते हैं, पंक्ति और पंक्तिकार जो बसे मुकुरे हमारे, जगन्नाथ दास रत्नाकर की है। ताही छिन उडराज उदित, रस रास सहायक, कुमकुम मंडित बदन प्रिया, जनो नागरी नायक। तो नंदास की है। शोभित कर नव नवीत लिए, गुटरुन चलत रेन तन, मंडित मुख दधि लेप किए, सूरदास की पंक्ति रहेगी। अलबेली कुछ बेली, द्रुमन सो लिपटी सुहाई, धोए धोए पातन की अनुपम कमाई, सत्यनारायण कवि रत्न की पंक्तियां रहेगी। आगे है, निम्नलिखित में से किस गद्य कृति का निर्माण फोर्ट विलियम कॉलेज में हुआ था? ठीक है। फोर्ट विलियम कॉलेज में कौन सी गद्य कृति का
निर्माण हुआ था? तो भाषा योग वशिष्ठ का, भाषा पद्म भूषण का, नासिकेत उपाख्यान का या दृष्टांत सागर का? तो नासिकेत उपाख्यान का निर्माण फोर्ट विलियम कॉलेज में हुआ था भाई। व्याख्या में देख लेते हैं। फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना 1800 में हुई। फोर्ट विलियम कॉलेज में लल्लू लाल तथा सदल मिश्र की नियुक्ति हुई थी। वहीं पर लल्लू लाल ने प्रेम सागर तथा सदल मिश्र ने नासिकेत उपाख्यान नामक गद्य कृतियों की रचना की। लल्लू लाल ने प्रेम सागर रचना लिखी, सदल मिश्र ने नासिकेत उपाख्यान रचना लिखी थी भाई। भाषा योग वशिष्ठ राम प्रसाद निरंजन जी की रचना है और भाषा पद्म पुराण ये पंडित दौलत राम जी की रचना रहेगी। अगला क्वेश्चन, राजा लक्ष्मण सिंह ने अभिज्ञान शाकुंतलम का अनुवाद कब किया था? ठीक है, जो राजा लक्ष्मण सिंह थे इन्होंने अभिज्ञान शाकुंतलम का अनुवाद कब किया था? 1863, 1880, 1876, 1881। तो 1863 ईस्वी में। ये आंसर अपना बिल्कुल सही रहेगा। राजा लक्ष्मण सिंह ने कालिदास के संस्कृत के 3 ग्रंथों का अनुवाद हिंदी में किया है। अभिज्ञान शाकुंतलम का 1862 में, रघु 63 भी है दे रखा भी कहीं कहीं, रघुवंश 1878 में, ठीक है, मेघदूत 1882 में। देखो यहाँ पे 63 और यहाँ पे 62 है, ठीक है, तो यहाँ पे 62 भी लिखो और यहाँ पे 63 भी लिखो, दोनों ही मिलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी रचना कृष्ण कथा पर आधारित नहीं है? कृष्ण कथा पर कौन सी रचना नहीं आधारित? प्रिय प्रवास, अग्निलेख, भ्रमरदूत या अंधायुग? जो अग्निलेख है ये कृष्ण कथा पर आधारित नहीं है। व्याख्या में देखते हैं। रचना, प्रकाशन वर्ष, रचनाकार और विषय वस्तु क्या है रचना की? अग्निलेख भारत भूषण अग्रवाल की रचना है, 1976 में प्रकाशित हुई। ये राम कथा पर आधारित रचना है। किसके? भारत भूषण अग्रवाल की अग्निलेख। प्रिय प्रवास 1914 में प्रकाशित, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओ जी की रचना है। ये खड़ी बोली हिंदी का प्रथम महाकाव्य है। भ्रमरदूत सत्यनारायण कविरत्न की रचना है, कृष्ण कथा पर आधारित है। ये अंधायुग 1955 ईस्वी में प्रकाशित, धर्मवीर भारती की रचना। ये कृष्ण कथा पर आधारित गीति नाट्य रचना है। अगला क्वेश्चन है, शिव शंभू के चिट्ठे के निबंधकार कौन है? ठीक है, तो कौन है? बाल मुकुंद गुप्त रहेंगे। ये आंसर अपना बिल्कुल सही है। शिव शंभू के चिट्ठे 1905 में प्रकाशित बाल मुकुंद गुप्त का प्रसिद्ध व्यंग्य निबंध है। इसमें तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड कर्जन के भारत विरोधी कारनामों पर ओजपूर्ण, तीखी एवं व्यंग्यात्मक शैली में प्रहार किया गया है। गुप्त जी बंग भाषा तथा भारत मित्र पत्रिका के संपादक भी थे भाई। अगला क्वेश्चन है, जो घनीभूत पीड़ा थी मस्तक में स्मृति सी छाई, दुर्दिन में आंसू बनकर वह आज बरसने आई। उपर्युक्त काव्य पंक्तियां किस कवि की हैं? तो किसकी है? मैथिली शरण गुप्त की, महादेव वर्मा की, जयशंकर प्रसाद की, नरेंद्र शर्मा की है। जो घनीभूत पीड़ा थी ये जयशंकर प्रसाद जी की पंक्ति रहेगी। सी आंसर अपना बिल्कुल सही है। जो घनीभूत पीड़ा थी ये जयशंकर प्रसाद जी की पंक्तियां हैं और आंसू कविता से ली गई है। वे मुस्कुराते फूल नहीं जिनको आता है मुरझाना, वे तारों के दीप नहीं जिनको आता है बुझ जाना। ये महादेव वर्मा की पंक्तियां हैं। हम कौन थे, क्या होगे और क्या होंगे अभी, आओ विचारे आज मिलकर ये समस्याएं सभी। ये मैथिली शरण गुप्त जी की पंक्तियां है, भारत भारती से ये ली गई है। धिक धाय तुम यो हनहुत, धो दिया श्रेष्ठ कुल धर्मदूत, राम के नहीं काम के सुत कहलाए। उपयुक्त काव्य पंक्तियों का संबंध किस काव्य रचना से है? किसकी काव्य भाई, कौन सी, किस कवि की रचना से है? तो साकेत, तुलसीदास, राम की शक्ति पूजा, संशय की एक रात, जो तुलसीदास रचना है इससे संबंधित है। पंक्ति पंक्तिवार। दिक धाय सुत कहलाए सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की रचना है, तुलसीदास उससे पंक्तियां ली गई है। ऐ शब्द अधरों का सुना भाष, मैं कवि हूँ पाया है प्रकाश। ये सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की ही पंक्तियां हैं, सर्व स्मृति से ली गई है। वेद ने तू भी भली बनी, पाई मैंने आज तुझी में अपनी चाह घनी। है मैथिली शरण गुप्त जी की पंक्तियां और साकेत से ली गई हैं। निम्नलिखित में से कौन सा खंड काव्य राम नरेश त्रिपाठी का नहीं है? ठीक है, तो मिलन, पथिक, स्वपन तो है, लेकिन जो नहुस है ये राम नरेश त्रिपाठी जी का खंड काव्य नहीं है भाई। खंड काव्य प्रकाशन वर्ष काव्यकार, मिलन 1917 रामनेश त्रिपाठी जी का है, पथिक रामनेश त्रिपाठी जी का है, 1920 में प्रकाशित,
स्वपर 1938 में प्रकाशित रामेश त्रिपाठी जी का। नहुस मैत्री शरण गुप्त जी का रचना है। आगे देखते हैं। वैचारिक पृष्ठभूमि मार्क्सवाद, मनोविश्लेषणवाद, अस्तित्ववाद यानी प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, नई कविता, समकालीन कविता, इनसे क्वेश्चन आंसर हम करेंगे। कविता दो शब्दों के बीच की निवर्तता में रहती है। काव्य भाषा के संबंध में उपयुक्त मत किसका है? तो ये अज्ञे जी का है। डी आंसर अपना बिल्कुल सही रहेगा। कविता दो शब्दों की निर्भरता में रहती है। काव्य भाषा के संदर्भ में यह कथन सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे जी का है। गल्प और इतिहास, कल्पना और यथार्थ, प्रेमचंद्र योगिन एवं उत्तरोत्तर, उपन्यास एवं उपन्यासकार, कहानी और प्रमुख कहानीकार से क्वेश्चन आंसर देखते हैं। निसहाय हिंदू उपन्यास के लेखक कौन है? तो राधा कृष्ण दास जी रहेंगे। बी आंसर अपना बिल्कुल सही है। व्याख्या में देखते हैं। उपन्यास, प्रकाशन और उपन्यासकार। निसहाय हिंदू राधा कृष्ण दास जी का है, 1890 में प्रकाशित हुआ। परीक्षा गुरु श्रीनिवास दास का 1882 में प्रकाशित हुआ। 100,100 जान बालकृष्ण भट्ट जी का है, 1892 में प्रकाशित उपन्यास है। सौदामिनी राधाचरण गोस्वामी जी का 1893 में प्रकाशित उपन्यास है। नोट, श्रीनिवास दास कृत उपन्यास परीक्षा गुरु जो 1882 में प्रकाशित हो, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी का प्रथम उपन्यास तथा श्रीनिवास दास को प्रथम उपन्यासकार माना है। मुन्नी मोबाइल काफी महत्वपूर्ण रचना है। ये किसका उपन्यास है? किस विधा से उपन्यास से है? तो प्रदीप सौरभ का है। काफी बार पेपर में पूछा जा चुका है। रचना, रचनाकार और विधा। मुन्नी मोबाइल प्रदीप सौरभ का है, ये उपन्यास है। मैं बोरीशाइला महुआ माझी का है, उपन्यास है भी। मृत्युगंध जीवन गंध ऋतु शुक्ला का है, उपन्यास है। मुर्दैया तुलसी राम जी की है, ये आत्मकथा है। हिंदी नाटक और भारतेंदु प्रसाद प्रमुख निबंध और उनके निबंधकार। निम्नलिखित में से कौन सा नाटक श्रीनिवास दास का नहीं है? ठीक है, जो श्रीनिवास दास जी हैं इनका कौन सा नाटक नहीं है? रणधीर, प्रेम मोहिनी, महारानी पद्मावती, तप्ता संवरण या संयुक्ता स्वयंवर। तो ए, सी और डी है, लेकिन जो बी है महारानी पद्मावती, ये श्रीनिवास दास जी का नहीं है भाई नाटक। व्याख्या में देखते हैं। रणधीर प्रेम मोहिनी 1878 में प्रकाशित, तप्ता संवरण 1883 में प्रकाशित, संयुक्ता स्वयंवर 1885 में, प्रहलाद चरित्र 1888 आदि लाला श्रीनिवास दास के नाटक है। जबकि पद्मावती 1882 में प्रकाशित, महाराणा प्रताप 1897 में प्रकाशित, दुखनेवाला 1880 में प्रकाशित आदि राधा कृष्ण दास के नाटक रहेंगे। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से भारतेंदु का कौन सा नाटक प्रबोध चंद्रोदय की प्रतीकात्मक शैली से प्रभावित है? तो कौन सा प्रबोध चंद्रोदय की प्रतीकात्मक शैली से प्रभावित नाटक भारतेंदु जी का? अंधेर नगरी, विशेष विश्वमोदकम, भार दुर्दशा, वैदिकी हिंसा, हिंसा न भवती। तो भार दुर्दशा रहेगा। सी आंसर अपना बिल्कुल सही है। व्याख्या में देख लेते हैं। भारतेंदु हरिश्चंद्र का नाटक भार दुर्दशा 1880 में प्रकाशित प्रबोध चंद्रोदय की प्रतीकात्मक शैली से प्रभावित है। भारतेंदु हरिश्चंद्र के अन्य नाटक एवं उसके प्रकार। नाटक प्रकाशन वर्ष और नाटक के प्रकार। वैदिकी हिंसा, हिंसा न भवती 1873 में प्रकाशित, ये प्रहसन है। विशेष विश्वमोदकम 1876 में प्रकाशित, ये भाण है। एक पात्रीय नाटक है। प्रेम योगिनी 1875 में प्रकाशित, 4 अंकों की नाटिका है ये। चंद्रावली 1876 में प्रकाशित, ये भी एक नाटिका है। भार दुर्दशा 1880 में प्रकाशित, नाट्य या रसक या लास्य रूपक है। ये पूछे जाते हैं इसलिए आपको करवा रही हूँ। नील देवी 1881 में प्रकाशित, गीति रूपक है। अंधेर नगरी 1881 में प्रकाशित, ये प्रहसन है। सती प्रताप 1883 में प्रकाशित, पौराणिक नाटक है। अगला क्वेश्चन है, अनंत देवी प्रसाद के किस नाटक की पात्रा है? तो किस नाटक की पात्रा है अनंत देवी? तो सकंद गुप्त की पात्र रहेगी। क्या भी सकंद गुप्त की पात्रा रहेगी। ठीक है, व्याख्या में देखते हैं। और ये जितने भी नाटक थे सभी जयशंकर प्रसाद के हैं। इनका जन्म 1889 में और मृत्यु 1937 में हुई। नाटक प्रकाशन वर्ष और पात्र। राज्यश्री 1915 में प्रकाशित, इसकी पात्र है सुरमा और राज्यश्री। सकंद गुप्त 1928 में प्रकाशित, पृथ्वीसेन, पुरुगुप्त, भट्टाक, देवसेना, विजया, अनंत देवकी। ध्रुव स्वामी 1933 में प्रकाशित, चंद्रगुप्त, रामगुप्त, शिखर स्वामी, ध्रुव स्वामी। विशाख 1921 में प्रकाशित, चंद्रलेखा इसकी पात्रा रहेंगी। आगे है
काव्य शास्त्र, काव्य हेतु एवं काव्य प्रयोजन, आधुनिक हिंदी आलोचना एवं प्रमुख आलोचक, इनसे हम क्वेश्चन आंसर देखते हैं। मंगल का विधान करने वाले दो भाव है, किसका कथन है? क्या अभी मंगल का विधान करने वाले दो भाव है, ये किसका कथन है? श्याम सुंदर दास का, रामचंद्र शुक्ल का, हजारी प्रसाद द्विवेदी का या नंदुलारे वाजपेयी का? तो मंगल का विधान करने वाले दो भाव है, ये रामचंद्र शुक्ल जी का कथन रहेगा। आगे देखते हैं भाई व्याख्या। मंगल का विधान करने वाले दो भाव है, यह कथन आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। आचार्य शुक्ल लोक मंगल की बात करते हैं। जो रामचंद्र शुक्ल जी है, ये लोक मंगल की बात क्या है करते हैं। तो भाई क्वेश्चन देखते हैं, परिभाषा दे रखी है, ठीक है, रस के विषय में ये हमें बतानी है। सतवोकाद खंड सव प्रकाशानंद चिन्मय वेदांत सपर शून्यो ब्रह्मा सवाद सहोदर लोकोत्तर चमत्कार प्राण कैसी चित मात्र भी सब कारवद भिन्न तवनाया सवाद है रस है। रस के विषय में उपयुक्त स्थापना किस आचार्य की है? तो आचार्य भरत की, आचार्य भरतनार की, आचार्य अभिनव गुप्त की या विश्वनाथ की? तो ये आचार्य विश्वनाथ की परिभाषा रहेगी। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा नाटक कालिदास के चरित्र से संबंधित नहीं है? तो कालिदास के चरित्र से संबंधित नहीं है। आठवां सर्ग कंधे पर बैठा था सांप या शकुंतला की अंगूठी आषाढ़ का एक दिन? तो आठवां सर्ग भी है, कंधे पर बैठा सांप भी था और आषाढ़ का एक दिन कालिदास के चरित्र से संबंधित है। लेकिन शकुंतला की अंगूठी ये कालिदास के चरित्र से संबंधित नाटक नहीं है। तो सी आंसर अपना सही रहेगा। नाटक दे रखे, प्रकाशन वर्ष है, नाटककार है और विषय वस्तु है। शकुंतला की अंगूठी 1990 में प्रकाशित सुरेंद्र वर्मा जी का नाटक है, ठीक है। इसके विषय वस्तु क्या है? शकुंतला तथा दुष्यंत का चित्रण किया गया इसमें। कंधे पर बैठा सांप ये मीराकांत की नाटक है। आषाढ़ का एक दिन 1958 में प्रकाशित मोहन राकेश का नाटक है, इसमें कालिदास के चरित्र से संबंधित है ये। आठवां सर्ग भी 1976 में सुरेंद्र वर्मा जी का नाटक है, ये भी कालिदास के जीवन से संबंधित नाटक है। पाश्चात्य काव्य शास्त्र, प्लेटो, अरस्तु, लॉन्जाइन्स, क्रोचे, आई रिचर्ड, नई समीक्षा, इससे क्वेश्चन आंसर हम देखते हैं। आलोचना का विषय कवि नहीं कविता है, किसका कथन है? तो ये किसका कथन है? ये टी.एस. इलियट का कथन है। आलोचना का विषय कवि नहीं क्या है? कविता है। टी.एस. इलियट का कथन रहेगा। व्याख्या में देख लेते हैं। पाश्चात्य काव्य शास्त्री टॉमस स्टेनर इलियट 1888 में जन्म, 1965 में मृत्यु का जन्म अमेरिका में हुआ था। इनकी रचना द वेस्टलैंड के लिए 1948 में इनको नोबेल पुरस्कार मिला था। टी.एस. इलियट के कथन देख लेते हैं। आलोचना का विषय कवि नहीं कविता है। सांस की तरह आलोचना अनिवार्य तथा नैसर्गिक क्रिया है। काव्य श्रेष्ठ मनोरंजन है। कविता कवि व्यक्ति तत्व की अभिव्यक्ति नहीं, व्यक्ति तत्व से पलायन है। आगे देखते हैं भाई। अन्य तथ्य विविधा, ठीक है। ब्रज भाषा का विकास किससे हुआ है? तो किससे हुआ? मागधी से, पैसाची से, शोरसेनी से या अर्ध मागधी से? ब्रज भाषा का विकास शोरसेनी अपभ्रंश से हुआ है। सी आंसर अपना बिल्कुल सही है। ब्रज भाषा हिंदी की एक बोली जिसका विकास पश्चिमी हिंदी से तथा पश्चिमी हिंदी का विकास शोरसेनी अपभ्रंश से हुआ है। तो अपभ्रंश उपभाषा दे रखी है, उसकी बोलियां दे रखी है, ठीक है। जब से मैंने आपके लिए प्रैक्टिस सेट करवाई ये सभी उसमें आते रहे हैं, तो आपको अच्छी प्रकार से ये याद हो गए होंगे भाई। शोरसेनी अपभ्रंश है, इससे पश्चिम, इसकी उपभाषा पश्चिमी हिंदी है और पश्चिमी हिंदी की बोली है खड़ी बोली, इसको कोरवी कहते हैं। ब्रज भाषा हरियाणवी, इसको बांगरू भी कहते हैं, बुंदेली और कन्नौजी। फिर है राजस्थानी, ठीक है। पश्चिमी राजस्थानी मारवाड़ी, पूर्वी राजस्थानी जयपुरी, उत्तरी राजस्थानी मेवाती, दक्षिणी राजस्थानी मेवाती। खस पहाड़ी अपभ्रंश है इसका, सॉरी, खस अपभ्रंश की उपभाषा है पहाड़ी, इसकी बोलिए कुमाऊनी, गढ़वाली और नेपाली, ठीक है। फिर है गुजराती। फिर अर्धमागधी अपभ्रंश है, इसकी उपभाषा है पूर्वी हिंदी, इसकी बोली अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। फिर है मागधी, इसकी है बिहारी, बिहारी के अंतर्गत बोलियां आती हैं भोजपुरी, मगही और मैथिली। फिर है बांग्ला, उड़िया और असमिया उपभाषाएं हैं। पैसाची की है लहंदा, पंजाबी। ब्राचड़ सिंधी, महाराष्ट्र की मराठी। अपभ्रंश की उत्तरकालीन अवस्था का नाम क्या है? ठीक है, अपभ्रंश की उत्तरकालीन अवस्था का क्या नाम है? पाली, प्राकृत, संस्कृत या अवट? तो अवट है भी अपभ्रंश की उत्तरकालीन अवस्था का नाम।
धैर्य बनाकर शुरू से लेकर अंत तक क्लास को जरूर से जरूर देखें, क्योंकि क्लास में 75 क्वेश्चन है। व्याख्या में देख लेते हैं। अपभ्रंश की उत्तरकालीन अवस्था को अव्वट, अव्वट, पुरानी हिंदी इत्यादि नामों से जाना जाता है। हिंदी भाषा का विकास क्रम देखते हैं। संस्कृत, इसका विकास हुआ था 1500 ईस्वी पूर्व से 500 ईस्वी पूर्व तक। फिर इससे संस्कृत से पाली, इसका 500 ईस्वी पूर्व से 1 ईस्वी तक। फिर पाली से प्राकृत, इसका 1 ईस्वी से 500 ईस्वी तक। फिर प्राकृत से अपभ्रंश 500 ईस्वी से 1000 ईस्वी तक। फिर वही हिंदी, इसका 1000 ईस्वी से अब तक। नोट, अव्वट अपभ्रंश का ही परिवर्तित या परिवर्तित रूप है। परवर्ती या परिवर्तित रूप है। अपभ्रंश और आधुनिक भाषा आर्य भाषाओं के बीच की कड़ी को अव्वट कहा जाता है। अपभ्रंश में कुल कितने स्वर हैं? तो कितने स्वर है? तो 8 स्वर है। व्याख्या में देखते हैं। अपभ्रंश में स्वरों की संख्या 8 है, जिनमें 4 हर्ष स्वर ए, ई, उ, ए तथा 4 दीर्घ स्वर आ, ई, उ, ओ है। ए, ओ स्वर आदिकाल में आते हैं। मगही किस हिंदी प्रदेश की बोली है? तो किसके? अभी बिहार की है। किसके? बिहार की बोली रहेगी। व्याख्या में देखते हैं। मगही बिहार हिंदी की एक बोली है। यह बिहार प्रदेश में पटना, गया, पलामू, हाजरीबाग, मुंगेर इत्यादि स्थानों पर बोली जाती है। बिहारी हिंदी के अंतर्गत आने वाली अन्य बोलियां हैं बिहारी हिंदी, भोजपुरी, मगही, मैथिली। भाषाओं के पारिवारिक वर्गीकरण का आधार क्या है? तो इतिहास है। क्या है भाई? इतिहास रहेगा। व्याख्या में देखते हैं। भाषाओं के पारिवारिक वर्गीकरण में विश्व की भाषाओं को परिवारों में बांटा जाता है, जिसका मुख्य आधार इतिहास बद्ध होता है। हिंदी भारोपीय परिवार की भाषा है। विश्व की भाषा परिवार भारोपीय परिवार, भारत यूरोपीय, द्रविड़ परिवार, काकेसी परिवार, चीनी एकाश्री परिवार, बुरुशकी परिवार, उराल अल्लाई परिवार, सामी हामी परिवार, कोकेशियन परिवार, बुशमैन परिवार, हिती परिवार इत्यादि प्रमुख है भाई। अगला क्वेश्चन है, सखी संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? तो स्वामी हरिदास। कौन है भाई? स्वामी हरिदास। तो भाई संप्रदाय है और प्रवर्तक है। सखी हरिदास जी टट्टी संप्रदाय, स्वामी हरिदास जी प्रवर्तक है। इसके राधा वल्लभ संप्रदाय के हित हरिवंश प्रवर्तक है। ब्रह्म संप्रदाय के मध्वाचार्य प्रवर्तक है और पुष्टि मार्ग के है वल्लभाचार्य। अगला क्वेश्चन, बाल कृष्ण भट्ट किसके संपादक क्रम से जुड़े थे? तो किसके? ब्राह्मण, सरस्वती, कई वचन सुधाया, हिंदी प्रदीप। तो हिंदी प्रदीप के संपादन से जुड़े थे भाई बालकृष्ण भट्ट। पत्रिका प्रकाशन वर्ष और मुख्य संपादक ब्राह्मण प्रताप नारायण मिश्र इसके संपादक थे। प्रकाशन इसका 1883 में था। सरस्वती के चिंतामणि घोष संपादक थे। 1900 में इसका प्रकाशन हुआ। कई वचन सुधा का था भारतेंदु हरिश्चंद्र मुख्य संपादक। 1868 में प्रकाशित हुई थी पत्रिका। हिंदी प्रदीप के मुख्य संपादक थे बालकृष्ण भट्ट और 1870 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। नोट देखते हैं। सरस्वती प्रथमतः काशी से प्रकाशित होती थी, पुनः इलाहाबाद से प्रकाशित होने लगी। सन 1902 ईस्वी में इसके संपादक श्याम सुंदर दास थे तथा 1903 ईस्वी में इसके संपादक महावीर प्रसाद द्विवेदी बने। पिंजरे में मैना किसकी आत्मकथा है? जो पिंजरे में मैना है ये किसकी आत्मकथा? चित्रा मुदगल की, मैत्री पुष्पा की, चंद्र किरण सोनरक्षा की या मृदुला गर्ग की? तो सी आंसर अपना बिल्कुल सही रहेगा। पिंजरे में मैना ये चंद्र किरण सोनरक्षा की आत्मकथा है भाई। आत्मकथा, प्रकाशन वर्ष और आत्मकथाकार। पिंजरे में मैना 2008 में प्रकाशन हुआ। चंद्र किरण सोनरक्षा इसकी आत्मकथाकार हैं। कस्तूरी कुंडल बसे 2002 में प्रकाशन। गुड़िया भीतर गुड़िया 2005 में प्रकाशन। ये आत्मकथाएं मैत्री पुष्पा जी की है, दोनों के दोनों। पिंजरे में पन्ना ये उपन्यास है किसका? मणि मधुकर क्या है भाई ये, ठीक है, मणि मधुकर जी की रचना है पिंजरे में पन्ना और ये उपन्यास विधा से हैं। निम्नलिखित साहित्यिक वादों का सही अनुक्रम बताइए। तो छायावाद, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद और प्रपद्यवाद। डी आंसर अपना बिल्कुल सही रहेगा भाई। व्याख्या में देख लेते हैं। साहित्यवाद, समय और उनका प्रवर्तक। छायावाद 1918 से 1936 या 35 दोनों है, ये मुकुंद पांडे हैं भाई इसके प्रवर्तक। प्रगतिवाद 1936 से 1944 त्रिलोचन।
प्रयोगवाद 1943 से 1955, सच्चिदानंद हीरानंद वासन आगे प्रवर्तक रहेंगे। प्रपद्यवाद 1956, नलिन विलोचन शर्मा भाई। नोट में देख लेते हैं। प्रगतिवाद आंदोलन की शुरुआत लखनऊ में अप्रैल 1936 ईस्वी में प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना से होती है। इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे? मुंशी प्रेमचंद्र थे भाई। प्रपद्यवाद को नकेनवाद भी कहा जाता है क्योंकि इसमें बिहार के 3 कवि नलिन विलोचन शर्मा, केसरी कुमार और नरेश के प्रथम अक्षरों को मिलाकर नकेन बनता है। जीवन काल की दृष्टि से निम्नलिखित कवियों का सही अनुक्रम हमें बताना है। तो भाई सोहन लाल द्विवेदी, सूरदास, केशवदास, जगन्नाथ दास रत्नाकर और सोहन लाल। तो अपना भी जो सी आंसर है ये बिल्कुल सही रहेगा। पहले सूरदास आएंगे, फिर केशवदास, फिर जगन्नाथ दास रत्नाकर, फिर सोहनलाल द्विवेदी। सी आंसर अपना बिल्कुल सही है। व्याख्या में देख लेंगे। जीवन काल के अनुसार कवियों का क्रम सूरदास 1483 ईस्वी, केशवदास का 1555, जगन्नाथ दास रत्नाकर 66, सोहनलाल द्विवेदी का 1909। रचना काल की दृष्टि से निम्नलिखित कृतियों का सही अनुक्रम हमें बताना है। तो कुवलयमाला कथा, राउल बेल, उक्ति व्याक्ति प्रकरण या वर्ण रत्नाकर। तो भाई सबसे पहले आएगी कुवलयमाला कथा, फिर राउल बेल, फिर उक्ति व्याक्ति प्रकरण, फिर वर्ण रत्नाकर। ये आंसर बिल्कुल सही है। व्याख्या में है रचना, रचनाकाल और रचनाकार। भाई कुवलयमाला कथा 778 ईस्वी इसका रचनाकाल है। रचनाकार कौन है इसके? उद्योतन सूरी रहेंगे। राउल बेल के रोड़ा कवि इसके रचनाकार है, 10वीं शताब्दी में ये प्रकाशित हुई। उक्ति व्याकृति प्रकरण दामोदर शर्मा इसके रचनाकार है, 12वीं शताब्दी में प्रकाशित हुई थी। वर्ण रत्नाकर 14वीं शताब्दी में प्रकाशित, ज्योतिश्वर ठाकुर इसके रचनाकार रहेंगे। भाई अगला क्वेश्चन है, रचना काल की दृष्टि से निम्नलिखित कृतियों का सही अनुक्रम बताइए। तो हमें सही अनुक्रम बताना है। तो भाई साकेत, प्रिय प्रवास, तुलसीदास, कृष्णायन। तो बी आंसर अपना बिल्कुल सही है। पहले प्रिय प्रवास, फिर साकेत, फिर तुलसीदास, फिर कृष्णायन है। व्याख्या में देख लेते हैं। काव्य ग्रंथ, प्रकाशन वर्ष और रचनाकार। प्रिय प्रवास 1914 में प्रकाशित अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी की रचना है। साकेत 1931 में प्रकाशित मैथिली शरण गुप्त की रचना रहेगी। तुलसीदास 1938 में प्रकाशित सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की रचना है। कृष्णायन 1943 में प्रकाशित द्वारिका प्रसाद जी की रचना रहेगी। नोट में देख लेते हैं। जो नोट होता है काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। ठीक है। हिंदी साहित्य में रामचरितमानस के बाद राम काव्य का दूसरा स्तंभ मैथिली शरण गुप्त कृत साकेत है। साकेत शब्द मूलतः पाली भाषा का है, इसका अर्थ अयोध्या है। क्या है? अयोध्या है। इसमें 12 सरग है। रचना काल के आधार पर दिनकर की निम्नलिखित कृतियों का सही अनुक्रम हमें बताना है। तो दिनकर की डायरी, वट पीपल, संस्कृत के 4 अध्याय, मिट्टी की ओर। तो सबसे पहले आएगा मिट्टी की ओर। व्याख्या देख लेते हैं। भाई रचना काल के अनुसार रामधारी सिंह दिनकर के निबंध संग्रह निम्नवत है। मिट्टी की ओर 1946 में, अर्धनारीश्वर 1952 में, रेती के फूल 1954 में, हमारी सांस्कृतिक एकता 1956 में, वेणुवन 1958 में, उजली आग 1956 में, राष्ट्रभाषा और राष्ट्रीय एकता 1958 में, धर्म नैतिकता और विज्ञान 1959 में, वट पीपल 1961 में, साहित्यमुखी 1968 में, आधुनिक बौद्धता 1973 में, अर्धनारीश्वर 1992 में प्रकाशित विष्णु प्रभाकर का उपन्यास है तथा अर्धनारीश्वर 1952 में प्रकाशित रामधारी सिंह दिनकर जी का निबंध। ये आपको ध्यान रखना। जो अर्धनारीश्वर है ये तो उपन्यास है किसका? विष्णु प्रभाकर का, और 1992 में ये प्रकाशित हुआ था। और जो अर्धनारीश्वर निबंध संग्रह है ये रामधारी सिंह दिनकर का है, ये 1952 में प्रकाशित हुआ था। अगला क्वेश्चन है, रचना काल की दृष्टि से निम्नलिखित उपन्यासों का सही अनुक्रम। चित्रलेखा, विराटा की पद्मनी, बूंद और समुद्र और सुहाग के निपुण। तो ए आंसर अपना बिल्कुल सही रहेगा। उपन्यास, प्रकाशन वर्ष और उपन्यासकार। ठीक है। चित्रलेखा भगवती चरण वर्मा जी का उपन्यास है, 1934 में प्रकाशित हुआ। विराटा की पद्मनी वृंदावन लाल वर्मा का है, 1936 में प्रकाशित हुआ। बूंद और समुद्र अमृतलाल नागर का उपन्यास है, 1956 में प्रकाशित हुआ। ये सुहाग के निपुण अमृतलाल नागर का, ये 1960 में प्रकाशित हुआ था। नोट में देख लेते हैं। भगवती चरण वर्मा की चित्रलेखा पर फ्रेंच उपन्यासकार आनातोले के थाया का प्रभाव है।
रचना काल की दृष्टि से प्रेमचंद्र के उपन्यासों का सही अनुकरण। तो भाई सबसे पहले आएगा सेवा सदन। तो सेवा सदन डी ऑप्शन में सेवा सदन, रंगभूमि, गबन और गोदान। गोदान सबसे लास्ट में है भाई। व्याख्यान देख लेते हैं। कथा सम्राट प्रेमचंद्र का जन्म 1880 ईस्वी में हुआ था और मृत्यु 1936 में हुई। यानी कि उपन्यासों का सही अनुक्रम है देवस्थान रहस्य 1905 में, प्रेमा 1907 में, सेवा सदन 1918 में, वरदान 1921 में, प्रेमाश्रम 1922 में, रंगभूमि 1925 में, कायाकल्प 1926 में, निर्मला 1927 में, प्रतिज्ञा 1929 में, गबन 1931 में, कर्मभूमि 1933 में, गोदान 1936 में, मंगलसूत्र 1936 ईस्वी में। नोट: प्रेमचंद्र के अधूरे उपन्यास मंगलसूत्र जो 1936 को उनके पुत्र अमृत राय ने 1948 ईस्वी में पूरा किया था भाई। आगे रचना काल की दृष्टि से निम्नलिखित कहानियों का सही अनुक्रम हमें बताना है। बड़े भाई साहब वापसी, डॉल्फिन, जल रहे हैं, पाल गोमरा का स्कूटर। तो भाई देखो इसमें सबसे पहले आएगा बड़े भाई साहब, ये प्रेमचंद्र जी की रचना है। ठीक है, वापसी उषा प्रेमप्रदा की है। तो भाई ए ऑप्शन अपना बिल्कुल सही रहेगा। कहानी है प्रकाशन वर्ष और कहानीकार। बड़े भाई साहब प्रेमचंद्र जी की कहानी 1931 में प्रकाशित हुई। वापसी उषा प्रेमप्रदा की है, ये 1960 में प्रकाशित है। डॉल्फिन जल रही हैं मृदुला गर्ग की है, 1978 में प्रकाशित। पाल गोमरा का स्कूटर 1997 में प्रकाशित है। उदय प्रकाश की कहानी रहेगी ये। ठीक है, रचना काल की दृष्टि से सुरेंद्र वर्मा के निम्नलिखित नाटकों का सही अनुक्रम हमें बताना है। तो छोटे सैयद, बड़े सैयद, द्रौपदी, आठवां सर्ग, शकुंतला की अंगूठी। भाई सबसे पहले आएगा द्रौपदी, फिर आठवां सर्ग, फिर छोटे सैयद, बड़े सैयद, फिर शकुंतला की अंगूठी। व्याख्या में रचना काल के अनुसार सुरेंद्र वर्मा के नाटकों का क्रम: द्रौपदी 1972, सेतुबंध 1972, नायक खलनायक विदूषक 1972, सूर्य की अंतिम किरण से सूर्य की पहली किरण तक 1975, आठवां सर्ग 1976, छोटे सैयद, बड़े सैयद 1982, एक दुनिया एक 1987, शकुंतला की अंगूठी 1990, कैद ए हयात 1993। रचना काल की दृष्टि से निम्नलिखित कृतियों का सही अनुक्रम: पल्लव, कामायनी, दीपशिखा और कुकुरमुत्ता। ये आंसर ठीक है। व्याख्या: काव्य कृतियां, प्रकाशन वर्ष और काव्यकार। पल्लव 1928 में प्रकाशित, सुमित्रानंद पंत की रचना है। कामायनी 1936 में प्रकाशित, जयशंकर प्रसाद की रचना रहेगी भैया। दीपशिखा महादेव वर्मा जी की रचना है। ठीक है, 1942 में प्रकाशित हुई है। कुकुरमुत्ता सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की रचना है, ये 1942 में प्रकाशित हुई थी। नोट देख लेते हैं। जयशंकर प्रसाद कृत कामायनी 1936 एक महाकाव्य है और कहीं कहीं पर 1935 भी इसका प्रकाशन वर्ष हमें मिलता है। कामायनी को छायावाद का उपनिषद कहा जाता है। क्या कहा जाता है? उपनिषद कहा जाता है कामायनी को, छायावाद का। कामायनी समरसत्तावाद, आनंदवाद से प्रभावित है तथा इसमें 15 सर्ग है एवं ताटंक छंद का इसमें प्रयोग है। अगला क्वेश्चन है, रचनाकाल के आधार पर आगे की निम्नलिखित रचनाओं का सही अनुक्रम हमें बताना है। तो सबसे पहले भगनदूत, हरिदास प्रश्नबर, बावरा, एरी और आंगन के पार द्वार। भी आंसर अपना बिल्कुल सही है। व्याख्या में सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन आगे के रचनाओं का रचनाकाल के अनुसार अनुक्रम: भगनदूत 1933 में, चिंता 1942 में, त्यलम 1946 में, हरिदास प्रश्नबर 1949 में, बावरा अहेरी 1954 में, इंद्रधनुष रोंदे हुए 1957 में, अरि और करुणा प्रभाव में 1959 में, आंगन के पार 1961 में, पूर्वा 1965 में, सुनहले सहवाल 1966 में, कितनी नाव में कितनी बार 1967 में, क्योंकि मैं उसे जानता हूँ 1969 में, सागर मुद्रा 1970 में, पहले मैं सन्नाटा बुनता हूँ 1973 में, महावृक्ष के नीचे 1977 में, नदी की बाग छाया 1981 में, ऐसा कोई घर आपने देखा 1986 में भी। आगे देखते हैं, जीवन काल की दृष्टि से निम्नलिखित रचनाओं का सही अनुक्रम। रचनाकारों का भी पहले श्रीधर पाठक, फिर मैथिली शरण गुप्त, दिनकर, फिर आगे। यह आंसर बिल्कुल सही है। जीवन काल की दृष्टि से रचनाकारों का सही अनुक्रम: श्रीधर पाठक का जन्म 1859 में हुआ, मृत्यु की 1928 में। मैथिली शरण गुप्त का 1886 में जन्म, 1964 में मृत्यु। रामदास दिनकर का 1908 में जन्म, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन आज्ञे जी का 1911 में जन्म भाई। रचनाकाल की दृष्टि से निम्नलिखित कविताओं का सही अनुक्रम। तो स्रोत स्मृति, असाध्य वीणा, अंधेरे में और पटकथा से आंसर सही रहेगा। व्याख्या देख लेते, काव्य कृतियां, प्रकाशन वर्ष और कवि।
सरोज स्मृति 1935 में प्रकाशित है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की रचना रहेगी। असाध्य वीणा 1961 में प्रकाशित, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन जी के अज्ञे जी की रचना है ये। अंधेरे में 1964 में प्रकाशित मुक्तिबोध की रचना है। पटकथा 1972 में प्रकाशित धूमिल जी की रचना रहेगी। नोट, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की सरोज स्मृति 1935 को हिंदी का सर्वश्रेष्ठ तथा प्रथम शोकगीत माना जाता है। आगे रचना काल की दृष्टि से निम्नलिखित कृतियों का सही अनुक्रम। सतरंगे पंख वाले युग की गंगा, फूल नहीं रंग बोलते हैं, मिट्टी की बारात। तो सबसे पहले युग की गंगा, सतरंगे पंख वाली, फूल नहीं रंग बोलते हैं और मिट्टी की बारात भी आंसर सही है। व्याख्या में काव्य कृति, प्रकाशन वर्ष और काव्यकार। युग की गंगा केदारनाथ अग्रवाल की रचना है, 1947 में प्रकाशित है। सतरंगे पंखों वाली नागार्जुन की रचना है, 1959 में प्रकाशित है। फूल नहीं रंग बोलते हैं केदारनाथ अग्रवाल की रचना है, 1965 में प्रकाशित है। मिट्टी की बारात शिव मंगल सिंह सुमन की है, ये 1972 में प्रकाशित रचना है। अगला क्वेश्चन है ब्राह्मी लिपि के विकास का अनुक्रम। तो ब्राह्मी लिपि, गुप्त लिपि, कुटिल लिपि और देवनागरी लिपि, ये आंसर अपना बिल्कुल सही रहेगा। व्याख्या में देखे थे ब्राह्मी लिपि का विकास इस प्रकार हुआ। तो ब्राह्मी लिपि, फिर इससे दो शैली लिख रही, दक्षिणी शैली और उत्तरी शैली। दक्षिण शैली में तेलुगु, तमिल, कन्नड़ लिपियों का विकास हुआ और उत्तरी शैली में गुप्त लिपि का। ठीक है, गुप्त लिपि से फिर कुटिल लिपि का हुआ भाई, और कुटिल लिपि को सिद्ध मात्रिक भी कहते हैं। फिर कुटिल लिपि से भाई देवनागरी लिपि का हुआ। देवनागरी लिपि 9वीं शताब्दी और शारदा लिपि 10वीं शताब्दी। नोट, देवनागरी को उत्तर भारत में नागरी तथा दक्षिण भारत में नंदी नागरी कहते हैं। देवनागरी लिपि का प्रथम प्रयोग गुजरात के राजा जयभट्ट के शिलालेख में पाया जाता है। काफ़ी महत्वपूर्ण है, काफ़ी बार पेपर में पूछा गया है भाई। गुजरात के नागर ब्राह्मणों के नाम पर इसका नाम नागरी पड़ा था। निम्नलिखित पंक्तियों को उनके कवियों के साथ सुमेलित करना है। ठीक है, तो करते हैं। तो भाई मैंने आपसे पहले ही बता रखा, जो हमें सबसे पहले आता है वो हमें करना है। तो देखो, सलम मैं साप में वर हूँ, दुख ही जीवन की कथा रही, वियोगी होगा पहला कवि, जो बीत गई सो बात गई। तो देखो, इसमें से दुख ही जीवन की कथा रही सबसे आसान है, ये निराला जी की पंक्ति है, तो बी का 3। तो देख लेते हैं बी का 3 हमारा किस ऑप्शन में। तो एक ही ऑप्शन में है, सी में। तो सी ऑप्शन अपना बिल्कुल सही है। व्याख्या में हम इनका मिलान अच्छी प्रकार से इन पंक्ति और पंक्तिकारों को देख लेते हैं। सलम में साप में वर हूँ, ये महादेव वर्मा की पंक्तियां हैं। दुख ही जीवन की कथा रही, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की पंक्ति है। वियोगी हो गया पहला कवि, सुमित्रानंदन पंत की पंक्ति है भाई। जो बीत गई सो बात गई, है हरिवंश राय बच्चन जी की पंक्ति है। बीती बारी जागरी, अंबर पनघट में डूबो रही, तारा घटूषा नागरी, ये जयशंकर प्रसाद जी की ही पंक्तियां हैं। आगे देखते हैं, फिर मिलान है। पात्रों को नाटकों के साथ सुमेलित करना। मल्लिका, देवसेना, शीलवती और शर्मिला। तो मल्लिका है ये आषाढ़ का एक दिन की पात्रा है। तो ए का 2 हो गया भाई। तो ए का 2 हमारा ओनली सी ऑप्शन में है। तो सी ऑप्शन अपना बिल्कुल सही रहेगा। ठीक है, और व्याख्या में मिलान अच्छी प्रकार से कर लेंगे। नाटक, पात्र, प्रकाशन वर्ष और नाटककार। आषाढ़ का एक दिन इसकी पात्र है मल्लिका, विलोम, मातुल और दंतुल। 1958 में प्रकाशित हुआ और मोहन राकेश इसके रचनाकार हैं। सकंदगुप्त, देवसेना, पृथ्वीसेन, कुमार भट्ट, भट्टारक, बंधु वर्मा इसके पात्र रहेंगे। 1928 में प्रकाशित है। जयशंकर प्रसाद इसके नाटककार रहेंगे। सूर्य की अंतिम किरण से सूर्य की पहली किरण तक, शीलवती इसकी पात्रा है। 1975 में प्रकाशित है और सुरेंद्र वर्मा इसके रचनाकार रहेंगे। देहांतर, शर्मिष्ठा, पुरु, यताति और देवयानी, ये इसकी पात्रा है। 1987 में प्रकाशित नंद किशोर आचार्य इसके क्या है नाटककार रहेंगे। कोमल, गांधार, शकुनी इसके पात्र हैं। 1982 में प्रकाशित शंकर शेष का ये नाटक है भाई। ठीक, ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, आंचलिक उपन्यासों को उनके लेखकों के साथ सुमेलित करना है। ठीक है, रतिनाथ की चाची, प्रतिप्रिय कथा, कब तक पुकारो और पानी के प्राचीर। तो कब तक पुकारो रागे राघव जी का है, तो सी का 1। तो देख लेते हैं, सी का 1 हमारे ओनली डी ऑप्शन में है। तो डी ऑप्शन अपना बिल्कुल सही रहेगा और हम व्याख्या में अच्छी प्रकार से देख लेंगे। उपन्यास, प्रकाशन वर्ष और उपन्यासकार। रतिनाथ की चाची नागार्जुन जी का उपन्यास है, 1948 में प्रकाशित हुआ।
प्रतिपरिकथा फणीश्वरनाथ रेणु जी का उपन्यास है और 1957 में प्रकाशित हुआ। कब तक पुकारो रागे राघव जी का है, 1957 में प्रकाशित हुआ। पानी की प्राचीर रामदर्श मिश्र जी का है और 1961 में प्रकाशित हुआ था। आगे कवियों के साथ उनकी कृतियों को सुमेलित करना है। ठीक है, चिंतामणि, मतीराम, भूषण और बोधा। तो भाई जो हमें सबसे पहले आएगा हम वही मिलाएंगे। तो चिंतामणि इनकी है कवि कुल कल्पतरु, तो ए का 5। अब ए का 5 देखते हैं, ओनली हमारे बी ऑप्शन में है, बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। रचना, रचनाकार कवि कुल कल्पतरु चिंतामणि की रचना है। वृत्त कौमुदी मतीराम की है। छत्रसाल दशक भूषण की है। वीरा बारिश बोधा की है। काव्य मंजरी पदुम दास की है। आगे आचार्यों को उनके सिद्धांतों के साथ हमें मिलान करना है। तो भाई सबसे पहले जो आता है वो करना है वल्लभाचार्य, निम्बार्काचार्य, रामानुजाचार्य और मध्वाचार्य। तो निम्बार्काचार्य का सिद्धांत कौन सा है, द्वैता द्वैतवाद। तो बी का 5 भाई। अब बी का 4 है। बी का 4 हमारे ओनली एक ऑप्शन में है, ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। व्याख्या में देख लेते हैं, आचार्य सिद्धांत और संप्रदाय। वल्लभाचार्य इनका सिद्धांत है शुद्धाद्वैतवाद और किस संप्रदाय से संबंधित है, रुद्र संप्रदाय से। निम्बार्काचार्य द्वैताद्वैतवाद सिद्धांत है इनका, ये सनकादि संप्रदाय से संबंधित थे। रामानुजाचार्य विशिष्ट द्वैतवाद, ये श्री संप्रदाय से संबंधित थे। मध्वाचार्य द्वैतवाद, ये ब्रह्म संप्रदाय से थे। शंकराचार्य अद्वैतवाद, ये सम्मार्ग संप्रदाय से संबंधित थे भी। आगे देखते हैं, निम्नलिखित कृतियों को उनके कवियों के साथ मिलाना है। ठीक है, चंदायन, मृगावती, अखरावट और मधुमालती। ठीक है, तो ये रचनाएं हैं और यहाँ पर कवि दे रखे हैं। तो मृगावती किसकी रचना है, कुतुबन की है, तो बी का 1। तो देखते हैं बी का 1 कहाँ पे है। बी का 1 ओनली डी ऑप्शन में है। डी ऑप्शन अपना बिल्कुल सही है। जो पहले आता आपको वही देखना है, सबसे पहले जो आता है वही मिलान करना है। वो मिलता है तो अपना पूरा क्वेश्चन ठीक हो जाता है, अदरवाइज हमें अगला मिलान करना है। ठीक है, रचना, प्रकाशन वर्ष, रचनाकार और भाषा। चंदायन इसके रचनाकार मुल्ला दाऊद है और इसकी भाषा अवधी है और 1379 में ये प्रकाशित हुई। मृगावती 1503 में प्रकाशित, कुतुबन जी की रचना है, अवधी भाषा की है। अखरावट 1541 में प्रकाशित, जायसी जी की है, अवधी भाषा की रचना है। मधुमालती 1545 ईस्वी, मंजन की रचना और अवधी भाषा में है। लखन सेन पद्मावती कथा 1459 की है, दामोदर कवि इसके रचनाकार रहेंगे और राजस्थानी भाषा है इसकी। अगला है कवियों को उनकी कृतियों के साथ सुमेलित करना है। तो भाई यहाँ पे कवि है और यहाँ पे इनकी रचनाएं हैं। स्वयंभू, पुष्पदंत, अब्दुल रहमान और सबरपा। तो स्वयंभू की रचना कौन सी है, राहुल बेल, पवनचरियो है। स्वयंभू, पवनचरियो, 1-2। ठीक है, तो 1-2 देखते हैं किसमें है। 1-2 हमारे ओनली बी ऑप्शन में है, बी ऑप्शन सही है। रचना और रचनाकार, संदेश रासक अब्दुल रहमान की, पवनचरियो स्वयंभू की है, महापुराण पुष्पदंत की है, चर्यापद सबरपा की है, राहुल बेल रोड़ा कवि की रचना रहेगी। भाषा की उत्पत्ति के संबंध में निम्नलिखित सिद्धांतों को उनके प्रतिपादकों के साथ सुमेलित करना है। धातु सिद्धांत, स्विट, यो है हो सिद्धांत, रेवेज। भाई इसको हम सीधा ही मिलान कर लेंगे, ठीक है, क्योंकि आधा ये उधर है और आधा इधर है। तो यहीं पे सिद्धांत देख लेते हैं, इसके प्रतिपादक हम इसमें देख लेंगे व्याख्या में ही। सिद्धांत, प्रतिपादक। धातु सिद्धांत, रण सिद्धांत ये है हेज या प्लेटो का। या है हो सिद्धांत ये है नेवार का। इंगित सिद्धांत ये है राय का। संपर्क सिद्धांत है रेवेज का। संकेत निर्णयवाद है रूसो का। संगीत सिद्धांत है डार्विन और संपेश और यश प्रश्न का। आगे निम्नलिखित आचार्यों को उनके सिद्धांतों के साथ हमें मिलाना है। यहाँ पर आचार्य दे रखे हैं और यहाँ पर सिद्धांत दे रखे हैं। तो सबसे पहले भट्ट लोलट इनका है उत्पत्तिवाद। ठीक है, तो 1-5, तो 1-5 हमारा ओनली बी ऑप्शन में है, तो बी ऑप्शन अपना बिल्कुल सही रहेगा। व्याख्या में देख लेते हैं। आचार्य सिद्धांत दर्शन, आचार्य लोलट इनका उत्पत्तिवाद और मीमांसा दर्शन से प्रभावित है। शंकुक का अनुमतिवाद न्याय दर्शन से संबंधित है। भट्टनायक भुक्तिवाद साक्य दर्शन से संबंधित है। अभिनव गुप्त
अभिव्यक्तिवाद शैव दर्शन से संबंधित है और क्रोचे अभिव्यंजनावाद सिद्धांत है इनका। निम्नलिखित पत्रिकाओं को उनके संपादकों के साथ सुमेलित करना है। तो भाई प्रतीक, विशाल भारत, करमवीर और चांद। तो भाई जो करमवीर पत्रिका है ये माखनलाल चतुर्वेदी जी की थी। तो सी का 4, ठीक है। तो सी का 4, तो सी का 4 देखो अब 2 ऑप्शन में आ गया है भाई, ठीक है। और देखते हैं चांद, जो चांद पत्रिका है इसके संपादक थे महादेवी वर्मा। तो डी का 3, अब डी का 3 देखते हैं कहाँ पे है। डी का 3 भाई यहाँ भी है, यहाँ भी है, दोनों में ही है, बी में भी है और इसमें भी है। आगे देखते हैं प्रतीक, इसके थे अज्ञे। तो ए का 2, तो ए का 2 किस में है, ओनली डी ऑप्शन में है। तो ऐसे ही आपको इनका मिलान करना है भाई। व्याख्या में अच्छी प्रकार से देख लेंगे। पत्रिका स्थापना वर्ष और प्रथम संपादक। प्रतीक 1947 में प्रकाशित सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे जी की पत्रिका है। विशाल भारत बनारसी दास चतुर्वेदी जी की पत्रिका है, ये इसके संपादक थे, 1928 में ये प्रकाशित हुई थी। करमवीर माखनलाल चतुर्वेदी संपादक है, 1924 में प्रकाशित थी ये। चांद महादेव वर्मा इसकी संपादक है, 1920 में। हंस प्रेमचंद्र जी संपादक है और 1930 में ही प्रकाशित थी भाई। कथोपकथन देखते हैं। स्थापना और तर्क वाले है भाई ये क्वेश्चन। तो भाई स्थापना है, बिंब में अर्थ की संभाव्यता निहित होती है, ठीक है, बिल्कुल सही है भाई, बिल्कुल होती है। तर्क, क्योंकि अर्थ हमेशा निश्चित होता है, ये क्या है, गलत है। तो ए तो सही है और आर क्या है, गलत है। ए सही है, आर गलत, तो ये सी ऑप्शन में है, सी ऑप्शन अपना बिल्कुल सही रहेगा। व्याख्या में देख लेते हैं। बिंब या प्रतीक में अर्थ की संभावना निहित होती है परंतु अर्थ हमेशा निश्चित नहीं होता है, ठीक है। स्थापना और तर्क में देख लेते हैं भाई। स्थापना, जिस प्रकार आत्मा की मुक्तावस्था ज्ञान दशा कहलाती है उसी प्रकार हृदय की मुक्तावस्था रस दशा कहलाती है, बिल्कुल सही है, क्योंकि कविता में कवि हृदय लोक समान्य की भूमि पर पहुंच जाता है, दोनों ही बिल्कुल सही है। तो ए और आर दोनों सही है, बी आंसर बिल्कुल सही है। और आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर से जरूर बताएंगे कि ये कथन किसका है। ये नीचे ही आ गया है। व्याख्या में आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार जिस प्रकार आत्मा की मुक्तावस्था ज्ञान दशा कहलाती है उसी प्रकार हृदय की मुक्तावस्था रस दशा कहलाती है, क्योंकि कविता में कवि हृदय लोक समान्य की भूमि पर पहुंच जाता है। अगला क्वेश्चन है, प्रेमचंद्र यथार्थवाद से आदर्शवाद को श्रेष्ठ समझते हैं, बिल्कुल सही है, क्योंकि भाई आदर्शवाद उनकी दृष्टि में संपूर्ण जीवन दृष्टि है, ये गलत है भाई। तो ए सही है और आर गलत है, तो अपना ए ऑप्शन बिल्कुल सही रहेगा। व्याख्या में देख लेते, प्रेमचंद्र प्रारंभ में आदर्शवाद को श्रेष्ठ मानते थे, ये अपने रचना के अंतिम दौर में आदर्श से यथार्थ की ओर बढ़ते हैं। आदर्शवाद ही प्रेमचंद्र की दृष्टि में संपूर्ण जीवन नहीं था। प्रेमचंद्र आदर्शोन्मुखी यथार्थवादी रचनाकार हैं। अगला क्वेश्चन है, स्थापना है, कला मात्र के लिए वही साहित्य हो सकता है जो विचार शून्य हो, ये गलत है भाई, क्योंकि कला विचार से पलायन ही गलत है, दोनों ही गलत है। तो ए और आर दोनों गलत है। व्याख्या में देखते, विचार भी एक कला है, कला विचार से पलायन नहीं करती बल्कि विचारों को सुरक्षित करती है। साहित्य का सृजन विचार के बिना असंभव है। अगला क्वेश्चन है, स्थापना है, कहानी छोटे मुंह बड़ी बात करती है, बिल्कुल सही है, क्योंकि कहानी लघु जीवन खंड के माध्यम से एक संपूर्ण जीवन बोध या सत्य को प्रकाशित करती है, दोनों ही सही है। तो ए और आर दोनों सही है, सी आंसर अपना बिल्कुल सही रहेगा। व्याख्या में देखते, कहानी का आकार छोटा होने पर भी उसमें जीवन बोध तथा सत्य को प्रदर्शित करने की सामर्थ्य होती है, क्योंकि कहानी लघु जीवन खंड के माध्यम से एक संपूर्ण जीवन बोध या सत्य को प्रकाशित करती है। फिर स्थापना है, तर्क है, ये क्वेश्चन देख लेते हैं। नाटक केवल चाक्षुष यज्ञ है, ठीक है, गलत है, क्योंकि आधुनिक मानता है कि नाटक में दृश्य की तुलना में श्रव्य तथा कम महत्वपूर्ण, ये गलत है भाई, तो दोनों ही गलत है, बी आंसर अपना बिल्कुल सही रहेगा। नाटक के दो तत्व प्रमुख है, श्रव्य और दृश्य, अर्थात नाटक श्रव्य और दृश्य दोनों होता है। नाटक में दृश्य एवं श्रव्य
दोनों तत्व महत्वपूर्ण हैं। तो देखते हैं, साहित्य जन समूह के हृदय का विकास है, बिल्कुल सही है, क्योंकि साहित्य का लक्ष्य केवल मनुष्य का चरित्र निर्माण नहीं, गलत है। ए सही है और आर गलत है, तो ए सही आर गलत, ए सही आर गलत, डी ऑप्शन में, डी ऑप्शन अपना बिल्कुल सही रहेगा। व्याख्या में देखते हैं, बालकृष्ण भट्ट के अनुसार साहित्य जन समूह के हृदय का विकास है। साहित्य का लक्ष्य सिर्फ चरित्र निर्माण ही नहीं है, बल्कि मनुष्य के संपूर्ण व्यक्तित्व का निर्माण है। तो देखते हैं, काव्य आत्मा की आत्मक अनुभूति है जिसका संबंध विश्लेषण, विकल्प या विज्ञान से नहीं है। ठीक है, बिल्कुल सही है, क्योंकि विज्ञान का संबंध संवेदना से नहीं होता, ये भी सही है। तो ए और आर दोनों सही है, बी ऑप्शन अपना बिल्कुल सही रहेगा। व्याख्या जयशंकर प्रसाद के अनुसार काव्य आत्मा की संकल्पनात्मक अनुभूति है जिसका संबंध विश्लेषण, विकल्प या विधान से नहीं है। विज्ञान का संबंध तर्क से होता है, जबकि साहित्य का संबंध संवेदना से होता है। अगला क्वेश्चन है, संस्कृति के विकास के लिए मानसिक स्वतंत्रता अनिवार्य है, बिल्कुल सही, क्योंकि संस्कृति एक मानसिक व्यापार है, दोनों सही है, डी आंसर सही रहेगा भाई। व्याख्या में, संस्कृति एक मानसिक व्यापार आता है, संस्कृति के विकास के लिए मानसिक स्वतंत्रता होनी चाहिए। स्थापना और तर्क में देख लेते हैं, स्त्री पैदा नहीं होती, बनाई जाती है, ठीक है, क्योंकि समाज उसे जन्म से वही संस्कार प्रदान करता है, तो दोनों ही सही है। लिंग के आधार पर स्त्री पैदा होती है, लेकिन कर्म, व्यवहार, संवेदना इत्यादि के आधार पर स्त्री बनाई जाती है। समाज जन्म से उसे वही संस्कार प्रदान करता है। तो अभी इसी के साथ आज की अपनी क्लास कंप्लीट होती है। आशा करती हूँ आप सभी को क्लास पसंद आई होगी। अगर आप सभी को क्लास पसंद आती है तो प्लीज़ क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और कमेंट भी जरूर से ज़रूर करें। और जिस बच्चे ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर से ज़रूर करें भाई, ठीक है। और आपको ये PDF टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, तो उसको भी ज्वाइन करना बिल्कुल भी ना भूलें। आप सभी का क्लास देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।